कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही है। आइए बच्चों, देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9वीं में गणित में क्वाड्रिलेटरल पार्ट को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज को पढ़ेंगे। इसके बाद कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम विज्ञान में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में मुद्रा बचत एवं साख के बारे में जानेंगे। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9वीं का अध्याय 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चतुर्भुज भाग 1। दोस्तों, चतुर्भुज को अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, यह जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज का परिचय जानने वाले हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अध्याय 6 रेखाएं और उनके कोण और अध्याय 7 त्रिभुज में अनेक गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं अगर हम 4 सरेखी बिंदु लें यानी 1, 2, 3 और 4। और दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे सरेखी का मतलब क्या होता है। सरेखी का मतलब होता है जो एक ही रेखा में होता है। अगर हम इन सरेखी बिंदुओं को आपस के युग्मों में जोड़ दें तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो हमारी रेखाखंड कहलाएगी। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों, अगर हमारी 4 बिंदुओं में से 3 बिंदु सरेखी हो और 1 बिंदु असरेख हो, इसका मतलब हमारे पास 3 बिंदु एक ही रेखा में हो और 1 बिंदु उस रेखा से अलग हो तो हमें क्या ज्ञात होगा। दोस्तों, ये हमारे पास 3 बिंदु सरेखी हैं और 1 बिंदु असरेख है। दोस्तों, अगर हमने इन चारों के युग्मों को जोड़ा तो हमें ज्ञात हुआ एक त्रिभुज। ओके दोस्तों, तो हमें एक आकृति प्राप्त हुई, वो आकृति हमारी क्या कहलाएगी? त्रिभुज। आइए अब 4 बिंदु अंकित करते हैं और देखते हैं कि इनके युग्मों को जोड़ने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि 4 में से कोई 3 बिंदु सरेख ना हो तो हमें क्या ज्ञात होगा? तो हमें दोस्तों एक चतुर्भुज ज्ञात होगा। दूसरी आकृति देखते हैं। यदि हमारे पास ये 4 बिंदु जो असरेखी हैं, अगर हम इनके युग्मों को जोड़ दें तो हमें एक 4 भुजाओं वाली एक आकृति प्राप्त हो गई और उस आकृति का क्या नाम हुआ? चतुर्भुज। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब चतुर्भुज के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, एक चतुर्भुज के अंदर 4 शीर्ष होते हैं यानी ए, बी, सी और डी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने इन 4 शीर्ष को यहां पर हमने लिख लिया। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। आइए दूसरा दोस्तों, एक चतुर्भुज के अंदर दोस्तों 4 भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो दोस्तों हमने इनकी 4 भुजाएं भी ज्ञात कर ली। कौन कौन सी प्राप्त हुई? ए बी सी, सी डी और डी ए। ओके दोस्तों, तीसरा, एक चतुर्भुज के अंदर 4 कोण होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, जो इनके नाम से जाने जाते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी के नाम से। ओके दोस्तों, आइए एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी, बी सी, सी डी और डी ए 4 भुजाएं हैं। ए बी सी और डी 4 शीर्ष हैं तथा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी शीर्षों पर बने 4 कोण हैं। ओके दोस्तों, आइए अब इनके सम्मुख शीर्षों ए और सी तथा बी और डी को जोड़ते हैं।
जब हमने यहाँ पे ए और सी और बी और डी को हमने जोड़ा तो हमें आकृति कुछ इस प्रकार प्राप्त हुई। तो दोस्तों यहाँ पर AC और BD चतुर्भुज ABCD के दो विकर्ण हैं। दोस्तों विकर्ण को हम अंग्रेजी में डायगोनल्स कहते हैं। ओके दोस्तों, तो हमें कब प्राप्त हुए दो डायगोनल? जब हमने चतुर्भुज ABCD में AC को जोड़ा, B और D को जोड़ा, तब हमें दो विकर्ण ज्ञात हुए, यानी दो डायगोनल्स ज्ञात हुए। आइए दोस्तों अब ज्ञात करते हैं चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या होता है। तो दोस्तों चतुर्भुज का कोण योग गुण का मतलब ही यही होता है कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग हमें 360 डिग्री होता है। तो आज के इस प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना है। आइए हम इसको जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री किस प्रकार हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, चतुर्भुज ABCD में से AC एक विकर्ण है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो हमने AC जो उसका विकर्ण है उसको हमने बीच में से खींच लिया। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने एंगल A और एंगल C को दो भागों में विभाजित कर दिया। जब हमने एंगल A को विभाजित किया तो हमें ये एंगल और ये एंगल प्राप्त हुआ, और एंगल C को जब दो भागों में विभाजित किया तो हमें ये दो एंगल प्राप्त हुए। अब हमने इन दोनों एंगल का नाम रख दिया। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4। ओके दोस्तों, अब हमने त्रिभुज ABC लिया, A, B और C। जब हमने ABC लिया तो हमने देखा इस त्रिभुज ABC में एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 का जो योग है वो 180 के बराबर है। ओके दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब ये है त्रिभुज ABC के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर है। आइए दोस्तों अब हम लेते हैं त्रिभुज AD और C। तो दोस्तों जब हमने देखा कि ADC के अंदर कौन कौन से एंगल प्राप्त हो रहे हैं हमें, एंगल 2, एंगल D और एंगल 4, जो कि बराबर है 180 डिग्री के। पहले वाली जो समीकरण था उसको हमने पहला समीकरण का नाम दिया, और जो दूसरी वाली हमारे पास समीकरण आई है वो हमारे पास दूसरी समीकरण बन गई है। ओके दोस्तों, अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों ही समीकरण को आपस में जोड़ दिया। जब हमने इन दोनों समीकरण को जोड़ा तो हमें संख्या कुछ इस प्रकार प्राप्त हुई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब हमने देखा यहाँ पर कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम जोड़ दें तो हमें एंगल A प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें एंगल 3 और एंगल 4 को अगर हम जोड़ दें तो हमें एंगल C प्राप्त होगा। और इसी प्रकार हमारे पास दिया हुआ है एंगल D और एंगल B। जब हमने 180 प्लस 180 किया तो हमें 360 डिग्री प्राप्त हुआ। अर्थात इसका मतलब यह है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D का जब हम योग करेंगे तो हमें 360 डिग्री प्राप्त होगा। तो ये कहना सही होगा कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग हमें 360 डिग्री प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, तो हम यह लिख सकते हैं अर्थात चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण प्राप्त कर लिया। आइए दोस्तों अब बात करते हैं चतुर्भुज के कुछ प्रकार। यहाँ पे हमें पहली आकृति दी हुई है, यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें ABCD चतुर्भुज को देखकर हम क्या पता लगा रहे हैं इसमें कि ABCD जो चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं AB और CD एक युग्म समांतर है, यानी AB जो है वो DC के बराबर है। ओके दोस्तों, यानी ये दोनों क्या हैं, एक जैसी समांतर हैं। और आप जानते हैं कि यह एक समलंब यानी ट्रेपीजियम कहलाता है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं AB और CD एक युग्म समांतर है और यह समलंब कहलाता है। दोस्तों समलंब को हम अंग्रेजी में ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं।
आइए दोस्तों दूसरी आकृति देखते हैं। यहाँ पे दूसरी आकृति को देख के पता चल रहा है कि दिए हुए आकृति में चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का दोनों का युग्म समांतर है। जो उसके आपस में सम्मुख भुजाएं हैं यानी PQ और SR और PS और QR जो आपस में इसकी सम्मुख भुजाएं हैं उन दोनों का ही युग्म समांतर है। ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कहलाती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। चतुर्भुज PQRS की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं और यह समांतर चतुर्भुज कहलाई जाती है यानी पैरेललोग्राम कहलाई जाती है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों तीसरी आकृति देखते हैं। तीसरी आकृति में हमें दिख रहा है कि यह समांतर चतुर्भुज यानी MNR और S में एक कोण जो एंगल M है वो क्या है, समकोण है। समकोण का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो एंगल M है जो 90 डिग्री को दर्शा रहा है। ओके दोस्तों, यह विशेष समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि विशेष समांतर चतुर्भुज क्या होता है तो दोस्तों यह एक आयत यानी रेक्टेंगल कहलाया जाता है। ओके दोस्तों, ये तो हमने पिछली कक्षा में सीखा ही हुआ है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आकृति 4 की। तो दोस्तों आकृति 4 को देखकर आप बता सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज DEFG की सभी भुजाएं बराबर हैं और हम यह भी जानते हैं कि यह समचतुर्भुज कहलाई जाती हैं। दोस्तों समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पांचवी आकृति की। तो दोस्तों पांचवी आकृति को देख के आपको यह पता चल रहा है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री को दर्शा रहा है और सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, अतः हम इसको वर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों यह एक वर्ग यानी स्क्वायर कहलाया जाता है। अब बात करते हैं आकृति 6 की। तो दोस्तों आकृति 6 को देखकर यह पता चल रहा है कि ये चतुर्भुज ABCD जिसमें AD बराबर है CD के और AB बराबर है BC के, अर्थात आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं। तो दोस्तों इस आकृति को देखकर यह पता चल रहा है कि इस आकृति में AD बराबर है DC के और AB बराबर है CB के, अर्थात इसके अंदर आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं। तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इसको हम पतंग यानी काइट के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों हमें इन आकृति को देखने के बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज भी है। दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज एक समलंबी होता है। तीसरा, पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं होती है। चौथा, समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ही समांतर है और समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। और पांचवा, एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इसीलिए आपको इन आकृतियों को दर्शाया गया है। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा चतुर्भुज का परिचय और चतुर्भुज क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम सीखेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 7 भारत के पड़ोसी देश के भाग 3 की चर्चा करेंगे। दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। तो मित्रों चलिए शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देशों से। दोस्तों जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, भारत के मुख्य पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। दोस्तों हमने नेपाल और भूटान की चर्चा अपने पिछले वीडियो में कर रखा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम भारत के पड़ोसी देश
बांग्लादेश से। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की स्थिति की, तो ग्लोब पर बांग्लादेश 20 डिग्री एवं 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 85 डिग्री एवं 93 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। दोस्तों, वर्ष 1947 में भारत विभाजन के कारण बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मुक्त अर्थात फ्री देश के रूप में घोषित किया गया और इसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल 148,393 किलोमीटर है और इसकी आबादी 98% बंगाली समुदाय की आबादी है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, सन 2006 के अनुसार बांग्लादेश की कुल आबादी 15 करोड़ थी और यह जनसंख्या के आधार पे एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। मित्रों, जहां पे 83% जनसंख्या मुस्लिम धर्म की है। दोस्तों, बांग्लादेश में देश की 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की है। दोस्तों, बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम इसकी संरचना और स्थलाकृति की चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात हम करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश मूल रूप से डेल्टाई क्षेत्र है और यह विश्व के सबसे बड़े डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य में स्थित है। दोस्तों, इस मैदानी देश के अधिकतर भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 25 मीटर से भी कम है। दोस्तों, डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढलान बहुत कम है, जिनके कारण इनके आसपास के भागों में पानी भर जाता है और मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बनी होती है, जिसके कारण दोस्तों जहां पे पाई जाने वाली भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए हम इसकी संरचना और स्थलाकृति की चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्रॉस बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बालुई बीच है। मित्रों, बांग्लादेश को मुख्य रूप से 9 भू आकृतिक में विभाजित किया गया है। पहला चटगांव तथा सिलहट की पहाड़ियां, दूसरा प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं, तीसरा टीपरा धरातल, चौथा रेतीला जलोढ़ पंख प्रदेश, पांचवा मोरीबंद डेल्टा, छठा स्थिर डेल्टा, सातवां दलदली गर्त, आठवां गुम्फित नदियां या ज्वार भूमि और नौवां ज्वारीय डेल्टा। दोस्तों, चटगांव और सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई वाली श्रेणियां फैली हुई हैं, जिनकी औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर के बीच में। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम इसकी जल प्रवाह पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में
नदियों का जाल बिछा हुआ है, या यूं कहे तो बांग्लादेश नदियों से घिरा हुआ है। ये नदियां एक ओर से इसके परिवहन में मदद करती हैं, तो दूसरी ओर से बाढ़ से तबाही भी लाती हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ के जनजीवन पे नदियों का गहरी छाप पड़ी है। इसलिए ये नदियां बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा के भांति हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की मुख्य नदियां हैं गंगा, पद्मा, मेघना, सूरमा, ब्रह्मपुत्र आदि। दोस्तों, बांग्लादेश में नदी ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को यहाँ पद्मा के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम इसकी जलवायु विशेषता पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश की जलवायु मॉनसूनी है, जहां जाड़े में साधारण ठंडा मौसम होता है तथा उसकी औसत तापमान है 18.5 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, गर्मियों में औसत तापमान होता है 38 डिग्री सेल्सियस। मित्रों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की चर्चा को जारी रखते हुए हम इसकी जलवायु विशेषता का और गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में भारी वर्षा का अनुभव होता है, जहां पे एक वर्ष में औसत वर्षा 200 से 500 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दोस्तों, जहां पे अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिणी भाग में चक्रवातों के चपेट में रहने के कारण मौसम में अनिश्चितता बनी रहती है, और उन दिनों ज्वारीय लहरें तटीय भाग से होके भीतर प्रवेश कर जाती हैं और जनमाल की अपार क्षति पहुंचाती हैं। दोस्तों, तेज स्टॉर्म के साथ भारी वर्षा को आमतौर से बांग्लादेश में काल वैशाखी के रूप में जाना जाता है, और दोस्तों सबसे अधिक वर्षा यहाँ पूर्वी भाग में होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की कृषि पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश का मुख्य व्यवसाय कृषि है, अर्थात जीडीपी में कृषि का योगदान 1/3 है। दोस्तों, यहाँ की कुल आबादी के 80% लोग खेती पे निर्भर हैं या खेती के कार्य में लगे हुए हैं। दोस्तों, जहाँ पे खेती कुल भूमि के 63% भाग पे की जाती है। दोस्तों, जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, मछली पकड़ना, खेती तथा वानिकी प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पे चर्चा को जारी रखते हुए हम इसकी कृषि पे और गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, समग्र व्यवसाय का 81% विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का 80% और राष्ट्रीय उत्पादन का 50% कृषि से प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ चावल की 3 किस्मों की खेती की जाती है। अमन 67%, ओस 25% और बोरो 3.5%। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम बांग्लादेश की कृषि पे गहन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस पाई चार्ट में हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा
चावल का उत्पादन होता है, अर्थात चावल की खेती होती है, जिसका प्रतिशत है 82%। उसके बाद दूसरे नंबर पे फल, सब्जियां तथा अन्य वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जो कि आते हैं 10% में। पूरे दुनिया का 6% जूट का उत्पादन बांग्लादेश में ही होता है। और दोस्तों, बांग्लादेश में गेहूं का उत्पादन 4% होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम बांग्लादेश की मृदा और वनस्पति पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश मुख्य रूप से मैदानी देश है, जहां प्रति वर्ष बाढ़ के बाद नई मिट्टी की परत बिछती रहती है और इसी के कारण इसके एक बड़े भाग में उपजाऊ मिट्टी, दामोदर मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश के कुल क्षेत्र का 6.7% पे वन फैला हुआ है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पे चर्चा को जारी रखते हुए हम इसकी खनन और उद्योग का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव की चर्चा करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश खनन अर्थात खनिज संसाधन के मामले में एक गरीब देश है, जहां पे खनिज भंडारों की कमी देखी गई है। इस देश में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं कोयला, पत्थर, नमक, कांच, रेत, लोहा और प्राकृतिक गैस। दोस्तों, कोयला की समान गुणवत्ता जमालपुर और फरीदपुर में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पे चर्चा को जारी रखते हुए हम खनन और उद्योग का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पे और चर्चा करें। दोस्तों, जहां पे प्राकृतिक गैस सिलहट, तिपरा और रसीदपुर में पाई जाती है, वहीं पे तितास में प्राकृतिक गैस उत्पादित किए जाते हैं, जो पाइपलाइन के द्वारा ढाका भेजी जाती हैं। दोस्तों, चटगांव में तेल शोधन का एक प्रमुख कारखाना है। दोस्तों, बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधों का अधिक विकास नहीं के बराबर हुआ है, इसलिए जहां की अधिकांश जनता कृषि पे निर्भर है। दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादन का केवल 10% ही उद्योग से प्राप्त होता है तथा 10% से कम आबादी उद्योग कार्यों में लगी हुई है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये चर्चा करेंगे कि हमने इस वीडियो में सीखा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। मित्रों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करेंगे इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम इसका 5वां और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे जंतुओं में हार्मोन की, जहां पर हम ये जानेंगे कि जंतुओं में किस तरह से हार्मोन की मदद से समन्वय होता है। अब यहाँ पर हमारे सिर के पास जो ग्रंथियाँ हैं वो हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। गले के पास 3 ग्रंथियाँ होती हैं जो हैं अवटु, परावटु और थाइमस। उसके अलावा पेट में 2 ग्रंथियाँ होती हैं, अग्नाशय और अधिवृक्क। ये सारी ग्रंथियाँ मेल्स और फीमेल्स दोनों में सेम होती हैं। और इसके अलावा एक जेंडर स्पेसिफिक ग्रंथि होती है जो मेल में होती है वृषण और फीमेल्स में होती है अंडाशय। यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे। आज हमें जानना है इन सारे के सारे जो ग्रंथियाँ हैं उनके और उनसे निकलने वाले जो हार्मोन हैं उनके काम के बारे में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली ग्रंथि के साथ, जो कि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है वो हमारे मध्य मस्तिष्क में होता है। इसके जस्ट ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस नाम का ग्रंथि होता है। जो पीयूष ग्रंथि होता है वो हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है और इसके अलावा ये जितने भी हार्मोन बनाता है उन सब का काम होता है बाकी के हार्मोन को देखना कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, कितना करना है उन्हें काम और कितना नहीं करना, और इसीलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में अच्छे से याद रखने के लिए आप इस फोटो को याद रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पीयूष ग्रंथि का और सचिन तेंदुलकर का क्या काम है। दरअसल सचिन तेंदुलकर को हम लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी हाइट कम थी, इस वजह से उन्हें लिटिल कहा जाता था। और क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते थे और बहुत अच्छे कैप्टन थे, उन्हें सब कुछ मैनेज करना आता था, इसलिए हम उन्हें मास्टर के नाम से जानते थे और इसी वजह से वो बहुत फेमस हुए थे लिटिल मास्टर के नाम से। इसी तरीके से अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करें तो हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि होता है और उसके बाद भी हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथि होती हैं उनको कितना काम करना है, कितना नहीं करना, इन सब को मैनेज करता है। इसीलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से याद रखते हैं। तो मास्टर ग्रंथि के नाते ये सबको मैनेज करता है, परंतु इसका खुद का काम भी है वृद्धि हार्मोन बनाने का। तो वृद्धि हार्मोन से क्या होता है, हाइट बढ़ती है किसी की भी। अब कई बार क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि में किसी खराबी की वजह से हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हार्मोन बनाना शुरू कर दे, तो उससे क्या होता है जो इंसान है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि वो 6 फुट का, 7 फुट का हो गया या 8 फुट का हो गया, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऐसे कि 9 फुट, 10 फुट, जो बहुत ही अजीब लगेगा, इतना लंबा हो जाएगा। वहीं पे अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होता किसी कारण से तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो बहुत छोटा रह जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 5 फुट का है या 4.5 फुट का है, बहुत ही छोटा, जैसे 3 फुट का, 3.5 फुट का, इतनी छोटी हाइट का हो जाएगा, जैसे हम बौनेपन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही परेशानियां हैं वो तब होती हैं जब पीयूष ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करता है। इसके बाद अगली ग्रंथि है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि कहाँ पे होता है? ये हमारे गले के पास होता है और ये जो हार्मोन बनाता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, ये उसको मैनेज करता है। अब थायरॉक्सिन बनने के लिए ज़रूरी होती है आयोडीन। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो अवटु ग्रंथि क्या करता है, वो थायरॉक्सिन नहीं बना पाता, क्योंकि आयोडीन की ज़रूरत होती है थायरॉक्सिन को बनाने के लिए। तो अगर आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। अब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो उससे क्या होता है, उससे एक बीमारी होती है गॉइटर यानी कि घेंघा रोग, जिसमें क्या होता है जो हमारा अवटु ग्रंथि वो फूल जाता है और उससे हमारा गला फूला हुआ लगता है। तो थायरॉक्सिन अगर नहीं बनेगा तो उससे ये परेशानी हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि इस परेशानी का इलाज नहीं है, परंतु अगर परेशानी को अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड करना चाहिए ज़रूर। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें इनफ अमाउंट में आयोडीन ले लेना चाहिए। अब थायरॉक्सिन जो है उसका एक और काम है, ये बच्चों में मानसिक डेवलपमेंट में काम आता है। तो अगर थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है तो उससे क्या होता है कि बच्चे कई बार मंद बुद्धि रह सकते हैं। तो यहाँ पर
आयोडीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जितने भी लोग सी के पास रहते हैं यानी कि समुद्र के पास रहते हैं और सी फूड खाते हैं जैसे कि मछलियाँ वगैरह, तो उनमें ये परेशानी होने की बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सी है उसके अंदर आयोडीन होता है, तो सी फूड में भी आयोडीन आ जाता है। वहीं पे जो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे रहते हैं जहाँ उन्हें आयोडीन नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कई बार सरकार ऐसे इलाकों में आयोडीन के इंजेक्शन भी पहुँचाती है। चलिए अब बात करते हैं अगली ग्रंथि की। तो अगली ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में आपने पाचन क्रिया में भी पढ़ा होगा, परंतु यहाँ पर हमें इसके दूसरे काम को पढ़ना है। यहाँ पर अग्नाशय क्या करता है, यहाँ पे वो इंसुलिन बनाता है और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन, इसे बनाता है। ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं, ये हमारे शरीर में जो शर्करा यानी कि शक्कर है उसकी मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों में इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन कम मात्रा में बनता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो शक्कर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे एक परेशानी होती है जिसका नाम है डायबिटीज़। यहाँ पर इंसुलिन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में शक्कर की मात्रा को कम करता है और ग्लूकागॉन का काम होता है शक्कर की मात्रा को बढ़ाना। तो जब भी हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा कम होती है तो हमारा अग्नाशय ग्लूकागॉन रिलीज़ करता है, और अगर शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, जिससे शक्कर की मात्रा वापस कम हो जाती है। तो अगर अग्नाशय इंसुलिन नहीं बनाता है तो क्या होगा कि हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसी परेशानी को डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू होते हैं और लोग लाइफ टाइम दवाई खाते रह जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले हार्मोन की और अगली ग्रंथि की, जो है अधिवृक्क ग्रंथि। अब ये जो ग्रंथि है ये हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होती है और इसमें एड्रेनलिन रिलीज होता है। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों, ये फ्रेज आपने पहले भी पढ़ा होगा, फाइट और फ्लाइट, यानी कि लड़ो या भाग जाओ। तो दरअसल एड्रेनलिन जो है वो क्या करता है, ऐसी सिचुएशन जैसे मान लीजिए आपके पीछे एक कुत्ता पड़ी है, तो उसमें क्या करता है, एड्रेनलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। एड्रेनलिन के रिलीज़ होने से क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, हमारा जो डाइजेशन और हमारा स्किन है उससे हमारा जो रक्त है वो वापस लाकर हमारे शरीर को दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, अचानक से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाती है, जिससे हम बहुत तेज़ी से भाग पाते हैं या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो ऐसा सिर्फ तब नहीं होता जब आपके पीछे कुत्ता भाग रहा हो, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइम पे भी एड्रेनलिन रिलीज़ होता है। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा पेन होना चाहिए और इतना पेन हो सकता है कि वो पेन की वजह से मर जाए, तो ऐसे टाइम पे भी एड्रेनलिन रिलीज़ होता है जो क्या करता है, उसे पेन फील नहीं होने देता, नेचुरल पेन किलर के रूप में भी काम आता है। तो इसी वजह से हम इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली ग्रंथि की, जो कि है वृषण। ये सिर्फ पुरुषों में होता है और ये रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारे अंदर वो कैरेक्टर्स लाता है जो कि एक पुरुष में होते हैं, जैसे कि दाढ़ी का आना या फिर मूंछों का आना या फिर बहुत ज़्यादा मसल्स होना। ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होती हैं। वहीं पे अंडाशय रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन। ये सिर्फ लड़कियों में होता है और इसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड जैसी चीज़ें बनती हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली ग्रंथि की, जो कि है पीनियल ग्लैंड। अब इसके बाद जितनी भी ग्रंथियां हम पढ़ेंगे इससे आपके बुक में ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया गया है, क्योंकि ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है 10th क्लास के हिसाब से देखें तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड जो होता है ये भी हमारे सिर के पास होता है और इसका काम क्या होता है, ये हमारे नींद के पैटर्न को नियंत्रित करता है। जैसे कि अगर आप सोते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 2-3 दिन तक सोते ही रह जाते हैं, या ऐसा भी नहीं होता कि आप 2-3 दिन से जगे ही हुए रहते हैं। तो यहाँ पर पीनियल ग्रंथि जो होता है वो कंट्रोल करता है कि आपको कितनी देर सोना है, कब सोना है या नहीं सोना है। इन सारी चीज़ों को पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। अगली ग्रंथि है हमारी हाइपोथैलेमस। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर होती है और इसका काम होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, हृदय की गति को नियंत्रित करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, और ऐसे जितने भी इनवॉलेंट्री काम होते हैं उनको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अगली ग्रंथि है परावटु ग्रंथि। यहाँ पर परावटु ग्रंथि जो होती है वो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसके जस्ट नीचे होती है। यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तो उसे कम कर देती है और जब कम होता है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करती है।
अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ये हमारे गले में ही होती है, गले के नीचे पार्ट में। और थाइमस का काम होता है WBC के उत्पादन को नियंत्रित करना। यानी कि जो WBC है, जो हमारे शरीर में रोग से लड़ने के हमारे काम आते हैं, वो थाइमस ग्रंथि से बनते हैं। थाइमस ग्रंथि बताता है कितने WBC बनाने हैं और कब बनाने हैं, और बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो ये सारा काम होता है थाइमस का। तो ये सारे वो ग्रंथियाँ हैं जो जंतुओं में हार्मोन बनाती है और उससे समन्वय करती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने जाना जंतुओं में हार्मोन के बारे में। धन्यवाद। डेली टेस्ट 5। पहला प्रश्न, तनाव के दौरान पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त के प्रभाव को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी ग्लूकागॉन। दूसरा प्रश्न, डैश की कमी से बौनापन होता है? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी FSH, ऑप्शन सी LH एंड ऑप्शन डी ग्लूकागॉन। तीसरा प्रश्न, समुद्री भोजन का सेवन करने वाले व्यक्तियों को क्या होने की संभावना बहुत कम है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी घेंघा यानी कि गॉइटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी दिल का रोग। चौथा प्रश्न, मधुमेह के रोगी में किसकी कमी है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन एंड ऑप्शन डी इंसुलिन। पांचवा प्रश्न, वृद्धि हार्मोन कौन बनाता है? ऑप्शन ए अवटु ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। सही उत्तर पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का डी एंड पांचवें का सी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम मुद्रा का इतिहास पढ़ते हुए वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली तथा मुद्रा के कार्य और मुद्रा के विकास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। सच पूछा जाए तो मुद्रा के विकास का इतिहास मानव विकास के, सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जा सकता है। दोस्तों, सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप के यानी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं से कर लिया करता था। लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। अब स्वयं के उत्पादन से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने में कठिनाई महसूस की जाने लगी। अब वे आपस में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित हुई चीज़ों अथवा वस्तुओं के आदान प्रदान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। आज प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है। इससे जो आय प्राप्त होती है, उससे अन्य वस्तुएं प्राप्त कर उनका उपयोग कर लेता है। दोस्तों, इस प्रकार एक दूसरे से वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को ही विनिमय कहा जाता है। आइए विनिमय के प्राचीन प्रणाली अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली की चर्चा करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि चावल के साथ हमने मिर्च की अदला बदली की, अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चावल देता है और चावल के बदले मिर्च प्राप्त करता है। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव रहता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको चावल की ज़रूरत है और आपके पास मिर्च है, अब जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को मिर्च की ज़रूरत हो। दोहरे संयोग का अर्थ हुआ कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है, दूसरा व्यक्ति उसे बेचने के लिए तैयार होना चाहिए और आप जो चीज़ देना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी उसकी आवश्यकता हो।
तो दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई बार बार देखने को मिलती है। इसके अलावा मूल्य के सामान्य मापक का अभाव रहता है। इसके अलावा मूल्य संचय का अभाव रहता है, सहविभाजन का अभाव रहता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में आप किसी भी वस्तु के लिए भविष्य में भुगतान नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ पर भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। मूल्य हस्तांतरण की समस्या यहाँ पर सामान्यतः देखी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली की। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मनुष्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो उन्हें बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में इन कठिनाइयों का समाधान दे सके, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधापूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकी। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का समाधान हो गया है। आइए बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की। दोस्तों, मुद्रा के कार्यों को समझने के लिए हमें एक स्लोगन को देखना होगा। स्लोगन है, मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। अर्थात मुद्रा जो है माध्यम, मापन, संचय तथा भुगतान का कार्य करती है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कार्य। दोस्तों, क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करती है। इससे वस्तुओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं को बेचकर मुद्रा की प्राप्ति करना आसान हो जाता है। इसके अलावा मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में भी कार्य करता है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। किसी भी वस्तु का कितना मूल्य होगा यह पता लगाना आसान हो गया है। अब वस्तुओं का मूल्य मापने का मापदंड मुद्रा ही है, यानी मुद्रा के द्वारा आप किसी भी वस्तु या फिर सेवा का मूल्य सुनिश्चित कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों, मुद्रा को हम संचय कर सकते हैं। मुद्रा को संचित या जमा करके रखा जा सकता है। अन्य वस्तुओं की तरह सड़ने गलने का कोई डर नहीं होता। इसका अगला कार्य है भुगतान के माध्यम के रूप में। हम पैसा उधार लेकर उसे बाद में दे सकते हैं। बैंक से अब लंबे समय तक ऋण लेकर उसका निवेश कर अपनी गरीबी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्रा के विकास की, अर्थात मुद्रा किन किन रूपों में हमारे सामने आई। वस्तु विनिमय के बारे में अभी हमने चर्चा की थी। तो जब मुद्रा नहीं थी तब वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही विनिमय होता था। उसके बाद वस्तु मुद्रा का आविष्कार हुआ। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया गया था। शिकारी युग में खाल, पशुपालन युग में पशु जैसे गाय या बकरी तथा कृषि युग में कोई अनाज जैसे कपास, गेहूं आदि को मुद्रा का कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया तथा इन्हें मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। वस्तु मुद्रा द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता है उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाइयाँ होने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा। सोने, चांदी आदि से बना वह वस्तु जो देश की सार्वभौमिक सरकार की मोहर से चालित होता है उसे सिक्का कहा जाता है। दोस्तों, सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष थे। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी, इसलिए इसे दूर करने के लिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में विश्व के प्रायः सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रचलन है। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। क्योंकि यह कागज का बना होता है इसलिए इसे कागजी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं
साख मुद्रा की। आर्थिक विकास के साथ साथ साख मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी, विभिन्न प्रकार के साख पत्र मुद्रा का काम करते हैं। इनको साख मुद्रा भी कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से साख मुद्रा द्वारा होता है। देश के आंतरिक व्यापार में भी धातु या पत्र मुद्रा की अपेक्षा चेक तथा हुंडी आदि साख पत्रों का अधिक उपयोग होता है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने मुद्रा का इतिहास, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मुद्रा के कार्य तथा मुद्रा का विकास इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक मुद्रा, मुद्रा से लाभ, बचत तथा साख इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।